Good evening, ma'am. Hello everyone, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. इतने ज्यादा बच्चे क्यों हो? 21 बच्चे, 22। Good evening, ma'am. स्टूडेंट्स एक सेकंड रुकना। Yes, ma'am.
ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज भी। ठीक है, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के करेंगे, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करे थे, राइट? यस मैम। ठीक है स्नेहा। भाई बाकी के बच्चे देखो ये पार्विक कितनी जल्दी आ गया। पार्विक क्या करके आया? पार्विक खाना खा के आया फटाफट से। ये मैम लाइट चली गई थी ना, तो अभी वाईफाई से अच्छा नेटवर्क अच्छा, आया था। ठीक है, करें शुरू क्लास फिर। पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का और कैपेसिटर का। तो पार्टिसिपेट करना, ऐसे भूत बन के मत बैठना और बोल के बताना आंसर, ठीक है? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कैपेसिटर करना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी? पहले कौन सा चैप्टर करना चाहते हो? पहले कैपेसिटर कर लेते हैं। आगे कैपेसिटर करा दिया था क्या मैंने तुम्हें? कल कराया था आपने? कराया था ना कुछ कुछ। यस मैम। ये वाले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाओ। यस मैम, करवा दिया था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन करो। नहीं सेकंड रहने दो, थर्ड करो। थर्ड, सेकंड रहने दो, थर्ड पे आ जाओ। करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, इतना समय नहीं। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ना। देखो अगर बेटा ये पॉइंट ए है और सपोज करो ये पॉइंट बी है ना, तो ये वाला पॉइंट भी ए वोल्ट टर्मिनल पे होगा, इसका पोटेंशियल भी। ऊपर से जाओगे तो ये वायर वायर ये यहाँ कनेक्ट हो गई, तो इसका भी ए हो जाएगा। फिर देखो ये पॉइंट अगर बी पे है तो ये भी बी पे ही होगा, क्योंकि जब तक बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा। जैसे अब यहाँ से जाओगे, यहाँ कहीं बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, सेम है। ये यहाँ आके यहाँ पर बी पॉइंट आ गया। देखो सारे रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस है? ए बी ए बी ए बी, सारे ए बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, यानी तीनों किसमें है? पैरेलल में। तो अगर एक का R/3 है तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? R/9, आर इक्विवेलेंट। भाई अगर पैरेलल में अगर आर रेजिस्टेंस, देखो ये आर रेजिस्टेंस है और मान लो ये n टाइम्स लगे हुए हैं पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R/n। ठीक है, n टाइम से कम हो जाता है। अगर मान लो सारे आर आर हैं और वो n बार लगाए हैं तुमने, तो पैरेलल में करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है बेटा? R/n। तो ये कितना था? R/3। कितने रेजिस्टेंस है पैरेलल में? 1 2 3। तो मल्टी कितने से डिवाइड करोगे फिर? 3 से, है ना। R/n है तो n यहाँ पे 3 है और r की वैल्यू ये है, तो इस वजह से आया ये R/9। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करो। व्हीटस्टोन ब्रिज का है ये, करो।
मैम 2। 2 आ रहा है क्या? लेट्स चेक। यस मैम। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होती है? अगर ये वाला रेजिस्टेंस R1 है, ये R2, सपोज करो ये तुम्हारा R3 है, ये R4। अगर हमारा R1 बाय R3 इक्वल्स टू R2 बाय R4 हो जाता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बनती है। इसका मतलब ये VA और ये B, इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल बराबर। अगर इन पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है तो इस वाले रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर दे दिया कि ये जो है पोटेंशियल बराबर है, तो समझ जाना अगर पोटेंशियल बराबर है तो दैट मीन्स यहाँ पर व्हीटस्टोन कंडीशन बन रही है। तो यानी बेटा ये कितना हो जाएगा? देखो 10/R इक्वल्स टू 20/40। तो ये R की वैल्यू कितनी आई? पहली बात तो 20 आ गई है ना, R की वैल्यू आ गई 20। यहाँ से सॉल्व कर लेना, R की वैल्यू आ गई 20। अब क्या चाहिए? करंट। तो करंट कैसे? देखो ये सर्किट बन गया, 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 40 यहाँ पे। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ? ऊपर 30, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये नीचे वाले दो सीरीज में हो गए, यानी 60। इनका R इक्विवेलेंट कितना बना? 20। इनका R इक्विवेलेंट आया 20। अब क्या लगा लो? V इक्वल्स टू आई आर। तो पोटेंशियल 40 है, R आपने 20 निकाला है, तो करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। वेरी गुड, I की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, बहुत अच्छे। फिफ्थ वाला करिए, फिफ्थ वाला करिए। यस। एक सेकंड। इजी है, आराम से कर लोगे। ए बायर ऑफ रेजिस्टर, करो करो, पहले टाइम दे दो। क्या होगा? एक देखो, एक रेजिस्टेंस है 9 ओम का, इट इज बेंट इनटू form an equilateral triangle, then the equivalent resistance across any two vertices will be। क्या होगा? अगर एक वायर का रेजिस्टेंस मैम नो, तभी 2 हमें मिलेगा। अच्छा, एक वायर है नो, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाया है, यानी सबका लेंथ कितना हो गया? L, मतलब सबका सेम लेंथ होगा। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो गया सारी वायर का? भाई रेजिस्टेंस भी उतने टाइम डिवाइड हो जाएगा ना। अगर पूरी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 है, तो तुमने इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई? 9/3। तो यानी हर पॉइंट का रेजिस्टेंस आ गया 3। तो यानी इसका रेजिस्टेंस 3, इसका भी 3 और इसका भी 3, सबका रेजिस्टेंस 3 आ गया। अब Yes, कह रहे हैं ma'am. कि दो पॉइंट के बीच में बताओ, मान लो ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इसके बीच में क्या आएगा? अब देखो, ये जो होता है कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में निकालना है, इसमें होता है कि करंट एक पॉइंट से एंटर करेगा और एक पॉइंट से करंट बाहर आ जाएगा। तो देखो, अगर ए पॉइंट से करंट जाएगा तो यानी कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगा बेटा I1, कुछ ऊपर जाएगा I2। अब यही I2 ऊपर जाके इस वाले पोर्शन में जाएगा सेम करंट, यानी ये वाले दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए? सीरीज में, 3 और 3, और नीचे वाला पैरेलल में हो गया, यानी 3। तो 3 और 6 का कितना आया? पैरेलल 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 करो।
गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें 330 ओम। इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें 3 एम्पियर का करंट पहुंचाना है, तो कितना शंट लगाएं? शंट का रेजिस्टेंस बताओ कितना होना चाहिए, कैसे करोगे बेटा? एमीटर वाला है, शंट कैसे, क्या फॉर्मूला होता है शंट वाले का? IgG to I minus IgS. IgG इक्वल्स टू I माइनस G ठीक है तो जल्दी शंट। ठीक है, IG, अरे द्रौपदी से देखिए, द्रौपदी से लेंगे। IG यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना दिया हुआ है? 20। तो यहाँ पे लिख दो 20 मिली एम्पियर यानी 10। कौन गया है पर नहीं जड़ा नब नब इतना रोज से मैं दादी ने अच्छा तो ये इतना ने ठीक है, तो हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है कि बेटा गैल्वेनोमीटर का वो करंट जहां पर गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन दे दे, मतलब जितना भी वो मेजर कर सकता है वो करंट मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, इसका मतलब आई मैक्स भी होता है जितना गैल्वेनोमीटर झेल सकता है। तो ये 20 मिली है। तो टोटल तुम्हें कितने एम्पियर का बनाना है? 3 का। भाई तुम्हारा एमीटर 3 एम्पियर करंट भी दे सकता है, तो मैं यहाँ 3 लिख दूं। IG छोटा करंट है 20 मिली एम्पियर, तो मैं यहाँ 3 नहीं लिखती हूँ, मल्टीप्लाई बाय शंट। तो शंट रेजिस्टेंस ओके मैम बाय 3। शंट कितना आया? 0.02 बाय 3। कितनी वैल्यू आई है? डिवाइड करो। अच्छा एक सेकेंड, ये 3 ही है ना? हाँ ठीक है, 0.02 डिवाइडेड बाय ये कितना आया? अच्छा हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से मल्टीप्लाई करना भूल गए ना। G कितना है? 30। यहाँ पे 30 से भी मल्टीप्लाई करो। अब ठीक है, अब इसको यहाँ पे ये एरर हो गई है। तो अब ये कितना बना? 3 2 जा 6 और ये 1 2 0.6 बाई 3 ये वैल्यू होगी 0.6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 0.2 है ना। शंट की वैल्यू कितनी आई? 0.2 ओम आई होगी। पर देखो पूछा क्या है कि 30/x बताओ कि हमारा जो शंट है वो शंट 30/x है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो तुमने शंट की वैल्यू निकाल ली 0.2, तो x कितना हो जाएगा? 30/0.2 इक्वल्स टू x। तो करो क्या वैल्यू आ रही है? 30 150 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 150 आ गई, मतलब अप्रोक्सीमेट 149। ठीक है, इस तरह। तो देख लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। यस मैम 8 तो करो। क्या लगाओगे इसमें? स्टेटमेंट पूछी है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द 2 ईएमएफ। यानी ये कह रहा है कि अगर आपने दो बैटरीज को पैरेलल लगाया और उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इनका आर जो इनका ई इक्विवेलेंट आएगा, मान लो ये E1 है और ये E2 है, मान लो ये R1 है और ये R2 है। ये कह रहा है कि इनका जो ई इक्विवेलेंट आएगा ना वो इन दोनों से छोटा आएगा, स्मॉलर देन आइदर ऑफ द 2 ईएमएफ।
तो बेटा वो स्मॉल नहीं आता। पहले तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताओ, पैरेलल में क्या होगा, E1/R1 प्लस E2/R2 E2 by R2 plus 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। two. तो ये जो इक्विवेलेंट आता है ना, ये बेटा छोटा नहीं आता, ठीक है। ई इक्विवेलेंट E1 और E2 से छोटा नहीं आता, बड़ा ही आता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ये आपको कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरी में लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको कुछ भी रैंडम वैल्यूज रख के चेक करना पड़ेगा कि छोटी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, internal resistance of batteries which is connected in parallel is smaller than internal resistance of either of two of the batteries। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो आपने बैटरीज पैरेलल में लगाई, उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब आप उनका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो आर इक्विवेलेंट जो आएगा ना, वो दोनों रेजिस्टेंस से छोटा आएगा। बताओ सही है कि गलत है। पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस लगाते हो, सपोज R1 मैम सही है। तो इनका आर इक्विवेलेंट बेटा छोटा ही आता है ना, पैरेलल में तो R1 से और R2 से छोटा आएगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, ट्रू है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 फॉल्स, सेकंड ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इलेवेंथ करो। अब देखो, जब भी तुम्हें ऐसे कैपेसिटर बीच में लगा के दे दें और कुछ दिया ना हो कि कैपेसिटर का कौन सी बात कर रहे हैं हम, इनिशियली या स्टडी स्टेट की, तो अपने आप इसको मान लेना ये स्टडी स्टेट में है, ठीक है। स्टडी स्टेट में Yes, मानना है। अब स्टडी स्टेट में क्या होता है, अगर जिस ब्रांच से कैपेसिटर लगा है वहां से करंट को जाने नहीं देगा। करो, क्या आएगा, नेट करंट क्या आ रहा है भाई, क्या कर रहे हो, सर्किट बनाया नया सर्किट। अगर स्टडी स्टेट में होता है तो क्या होता है, इतना समय ले रहे हो। अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट में होगा तो क्या करेगा, उस ब्रांच से करंट नहीं जाने देगा। तो देखो, जैसे ही करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस टर्मिनल को जैसे कुछ भी नाम दे दो ए, तो करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ से I1 सपोज करो, कुछ करंट यहाँ से I2। अब जैसे इस वाली ब्रांच से करंट जाएगा I3, भाई यहाँ पर जाके क्या मिल गया उसको, कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने अंदर से करंट जाने नहीं देगा, नहीं देगा। मतलब यहाँ जो टर्मिनल है ये बी पॉइंट, इस टर्मिनल तक तो करंट ही नहीं पहुंच पाएगा। अगर इस टर्मिनल तक करंट नहीं पहुंचा तो इसका मतलब मेरा ये वाला सारा सर्किट खराब है ना। ये वाला सारा सर्किट रिमूव करना पड़ेगा। तो तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरीके से ही बनेगा ना, बस शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये सर्किट बन जाएगा।
6 3 2 4 2। सही है। ये 25 वाला भी हट जाएगा Yes, ना, 2.5 वाला भी, क्योंकि भाई उसमें भी करंट Yes, जा रहा ma'am. था। 2.5 भी उड़ा दो, तो यहाँ पॉइंट ए। तो ये 3 और 6 किसमें हो गए, पैरेलल में, क्योंकि भाई करंट यहाँ से तो अलग अलग होगा। 3 6 पैरेलल में कितना आया, 2। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और ये बेटा 4 यहाँ पर बना हुआ है। ये बैटरी है। अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा। 2 बनेगा। 2 बनेगा मैम। ये 2 और 2 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, 4। भाई कैसे, अच्छा ये 3 है, 3 और 6 का तो 2 आ गया ना। तो अब देखो करंट यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ए पॉइंट पे, तो कुछ करंट तो यहाँ गया। इन दोनों ब्रांच में तो सेम करंट जाएगा। तो 2 और 2 सीरीज में हो गए, तो 4 और 4 पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट 2 आया, और आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, 1 आंसर है इसका, 1 1 1 1। क्या कर रहे हो, बताओ, समझ में आया यहाँ तक। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ये वाला कर लोगे। करंट दिया हुआ है, बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा इतने सेकंड में। तो आई किसके बराबर होता है, डी क्यू बाई डी टी। Yes, ma'am. तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। इंटीग्रेट करो भाई, कितने से कितने समय के बीच में चाहिए, इसमें 1 से 2 के बीच में पूछा है। 2 के बीच में। तो आप निकाल लो, करंट की वैल्यू दे रखी है 0.02 टी प्लस 0.01 डी टी। 1 से 2 कर लेंगे इंटीग्रेट, हो जाएगा डी क्यू Yes, ma'am. वैल्यू। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, एक मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट ड्रॉ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक मोटर है जो 100 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है, मतलब एक मोटर ऑपरेट कर रही है 100 वोल्ट पे, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। अगर उसकी इफिशियंसी 91% है तो पावर का लॉस कितना हुआ, लॉस इन द पावर कैसे निकालोगे भाई। आपको ये इनिशियल पावर दे रखी है P इक्वल्स टू वी आई, और वो 91% की इफिशियंसी दे रखी है। तो ये निकालो कि आउटपुट कितना दे रहा है। लॉस के लिए क्या करोगे, P आउटपुट माइनस P इनपुट, यही तो करते हैं भाई। इफिशियंसी कितना Yes, होता ma'am. है, P आउट अपॉन P इन। अब आउटपुट कितना दे रहा है हमें नहीं पता, वो निकालेंगे। इनपुट कितना दे रहे हो तुम, 100 वोल्ट दे रहे हो, और वो करंट कितना जा रहा है उसमें, 1। ठीक है, इफिशियंसी कितनी है, 91.6. 91.6% अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, तो पावर कितनी आई देखो, आउटपुट पावर आ गई 91.6, इनपुट कितनी थी 100। तो लॉस कैसे निकालोगे, 8.4. आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट 100 है, आउटपुट दे रही है 91.6, कितना आया 8.4. 8.4। 8.4। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, घबराना मत देख के। Yes, ma'am. थर्ड करो। ऊपर मैम कैलोरी में पूछा है। हाँ, क्या कह रहे हो, ऊपर कैलोरी में पूछा था ये वाला। 100 में से 91.6 गए तो कितना आएगा, 8.4 आया ऐसे, है ना। ये सही है ना, ये तो जूल्स में आया है अपना आंसर, जूल सेकंड पावर, जूल पर सेकंड में आया है ना ये तो, इसने कैलोरी में पूछा है। तो अपने पास एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 नहीं, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, 4.2। आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग इट। हाँ, यही होता है ना, एक जूल में 4.2 कैलोरीज होती हैं। अब तुम्हारे पास 8.4 जूल पर सेकंड आया है, इसको कैलोरीज में करो तो 2 कैलोरीज आएंगी, है ना भाई। एक जूल में 4.2,
एक बार देख लेना इनका, ठीक है, रिलेशन जूल और कैलोरी में। Yes, मैं ma'am. 4.2 ही होता है। पर ये देख लो, एक जूल में होती है कि कैलोरीज में होती है? एक कैलोरी होती है 4.1। कैलोरीज इन जूल। एक, ठीक है, ये होता है 1 कैलोरीज इक्वल्स टू 4 अगर तेन कुकड़ी आंदे क्या, कुकड़ी आंदे 1 कैलोरीज इक्वल्स टू 4.2 जूल, ठीक है, ये होगा। तो मेरे पास 8.4 जूल आया है, तो कितनी कैलोरी हो जाएंगी भाई? 2 जूल, 2 कैलोरीज हो जाएंगी ना। हाँ, 2 कैलोरीज। तो ये रिलेशन याद रख लेना, तो आंसर 2 होगा इसका। चलो थर्ड करो। तो एक वायर है जिसको तुमने सर्कुलर में बना दिया, ठीक है, उसके अपोजिट डायगोनल्स का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट पूछा है, क्या होगा? देखो, पहले ये पूरी एक वायर है जिसकी लेंथ 25 मीटर दे रखी है, एरिया दे रखा है भाई इसका तुम्हें 5 मिलीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो मतलब रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले तो, रो एल अपॉन ए करके, ठीक है। इसका मतलब पहले तो रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो स्पीड का खेल भी है यहाँ पे, देख रहे हो, न्यूमेरिकल्स में रेजिस्टेंस में पूरा वैल्यू दिया है। 2 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ हो गई 25 मीटर, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻3 का 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जो 25, 10 से 10 कट गया, तो आर कितना आया? 2 ओम आ गया, ठीक है। तो आर तो 2 ओम आ गया, तो इस 2 ओम की वायर वही को 10 आएगा। 10 कैसे, 5 दूनी 10, ओके ओके, 5 दूनी 10, हाँ। तो मतलब इस 10 ओम की वायर को तुमने क्या किया, सर्कल में बैंड कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अपोजिट डायगोनल्स में बताओ कि कितना आर इक्विवेलेंट आएगा। तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से होगा कि एक रेजिस्टेंस यहाँ हुआ ऊपर, जो ये ऊपर वाली वायर है, इसका एक रेजिस्टेंस R1 और एक इसका रेजिस्टेंस R2। क्या दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर बटेंगे, क्योंकि डायामीटर है ना। 5 यहाँ का Yes, होगा ma'am. और 5 यहाँ का होगा, और दोनों किस में है, ये सीरीज में या पैरेलल में? इज इट इन सीरीज और पैरेलल? दोनों पैरेलल में। R1 यहाँ पर और दोनों का वो देखो, दोनों का पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस ही है ना, ऊपर ये भी ए बी के क्रॉस, नीचे वाला भी ए बी के क्रॉस, तो दोनों पैरेलल में हो गए। तो कितना आया फिर ये 5/2, ये तो 5/2 यानी 2.5 आ रहा है अपना। तो रेजिस्टेंस सही निकाला है हमने, रेजिस्टिविटी 2 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ 25 मीटर है, एरिया रो एल अपॉन ए, एरिया हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। -6 से ये 6 कट जाएगा, 25 5 दूनी 10, 10 ओम। दोनों पैरेलल में जाएंगे, 5 और 5 भाई, ये तो 2.5 ही आना चाहिए बेटा, कुछ एरर होगी इसमें, ठीक है। आ जाओ, वहीं पे कुछ एरर है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स करो। सिक्स एंड फिफ्थ, पहले सिक्स करो फिर फिफ्थ करो।
सिक्स कैसे करोगे? एक बैटरी है मोबाइल फोन की जिसका तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है और मिली एम्पियर आवर दिया हुआ है, तो मिली एम्पियर आवर। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट व्हेन फुली चार्ज? फुली चार्ज हो जाएगा तो कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आई। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी। वोल्टेज कितनी है? 4.2। भाई एनर्जी तो पूछिए, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी पावर, पावर का फॉर्मूला वी आई, तो बस वी आई टी। करंट कितना दे रखा है देखो, 5800 मिली एम्पियर, तो 5800 मिली को 10⁻³ पर आवर, तो आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा? टाइम की एसआई यूनिट विच इज सेकंड, तो आवर को लिखो सेकंड में। कितना होगा भाई? एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 इंटू 60, 600 तो ये कितना कितना बना तुम्हारा? चेक कर लेना। 1 2 3 4, मैम थर्ड ऑप्शन है। खड़ा आ रहा है क्या? ये सॉल्व कर ले, मैं भी कर लेती हूँ एक बार कैलकुलेट। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये तो 876.96 आ रहा है ना, कह रहा है मेरा 876.96, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 877 जूल्स, है ना, 877 जूल। पावर तो नहीं बच रही भाई कोई? किलो में कैसे आएगा? 10⁻⁻² बचना चाहिए था, हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा। देख लेना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी पावर्स में। मोटा मोटा 877 आंसर है ये। सेवंथ करो। बोलो सेवंथ का, ठीक है। क्या बन रहा है? पावर का क्वेश्चन है कि अगर हमने n बल्ब्स लगा दिए और ईच इज डिजाइन टू ड्रॉ ए पावर ऑफ P फ्रॉम द मेन सप्लाई, तो तुमने सीरीज में n बल्ब्स लगाए हैं ऐसे, ठीक है, कोई पावर सप्लाई से कनेक्शन कर दिया, हर एक बल्ब P अमाउंट की पावर ले रहा है, तो टोटल पावर ड्रॉन कितनी हो जाएगी? पावर वाले चैप्टर के नोट्स खोले थे? क्या था पावर में, क्या लिखा था? क्या आ रहा है अनुज? यस मैम। क्या आ रहा है इसका आंसर? नोट्स रिवाइज करें कल के पेपर के लिए?
करे हैं नोट्स रिवाइज? मैम ये वाला चैप्टर का बाकी होते हैं, अब ये आज करने हैं रात को। इसके बाद तो अभी ईएमआई बचता है, एसी बचता है, मूविंग चार्जेस बचते हैं, फिर मैम सेकंड वाला हम्म, देखो ये बल्ब है तो तुम्हारे पास पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, मुझे नेट पावर निकालनी है तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। भाई वोल्टेज तो यही रहेगी, तो पी नेट इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, मान लो सारे बल्ब है, सबका रेजिस्टेंस आर है, तो एन बल्ब पर रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बाय आर एक बल्ब की पावर है जो एक बल्ब ड्रॉ कर रहा है, विच इज पी अपॉन एन। तो टोटल पावर कितना ड्रॉन हो रहा है, पी बाय एन। ठीक है, Yes, और ma'am. अगर यही पैरेलल में होता तो पैरेलल में कितना हो जाता भाई, पी नेट देखो वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट विच इज आर बाय एन, तो एन ऊपर चला जाता, वी स्क्वायर आर कितना होता, पी हो जाता एन पी। तो पैरेलल में ज्यादा पावर लगती है, ठीक है, सीरीज में कम लग रही है, एन पी, पी बाय एन, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन करो 8। 2 मिनट का समय है, 2 नहीं 1.5 मिनट, 29 हो रहे हैं 30 तक। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, हाँ बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें? कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, 30 हो गए बताओ। ये कह रहा है कि एक आर वायर थी भाई, ये एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस आर था, उसको हमने ऐसे पिरामिड में बना दिया। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। पहली बात तो इसके 6 पार्ट्स हुए होंगे तो हर किसी का रेजिस्टेंस आर बाय 6 है, ठीक है, उतने से ही डिवाइड हो जाता है ना, तो ये आर बाय 6 हो गया। अब ए बी, इसको सी मान लो और ये पॉइंट डी है, क्या आर इक्विवेलेंट निकलेगा, आर इक्विवेलेंट बताओ कैसे निकालोगे। भाई ए है, ए पॉइंट से करंट निकलना शुरू होगा। सपोज करो कुछ करंट I1 यहाँ गया है, कुछ करंट I2 यहाँ गया है, कुछ करंट I3 यहाँ गया है, क्या होगा अब? मैम सीडी को हम कैसे कर सकते हैं अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का लेके चले तो? हाँ वो इससे भी हो जाएगा, देखो क्योंकि सारे रेजिस्टेंस बराबर है तो सेम करंट ड्रॉ होगा हर ब्रांच से, I/3 I/3 I/3, यानी I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, I/3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 बराबर भागों में बट रहा है ना करंट, रेजिस्टेंस सेम है, तो यानी पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा सी का और डी का वो सेम हो जाएगा। पोटेंशियल जो हो गए सेम हो गए, और अगर इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो गए तो ये वाला रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस रिमूव होता ही तुम्हारा सिंपल सर्किट बन गया, ये वाले रेजिस्टेंस 2 सीरीज में, ये 2 सीरीज में और ये पैरेलल में। तो ऊपर R/6 और R/6 पैरेलल क्या बन, सीरीज में कितना बनेगा, R/3। हाँ ना, ऊपर वाले दोनों R/3 बनाएंगे, ये नीचे वाले 2 सीरीज में ये R/3 बनाएंगे, और नीचे ए और बी के अक्रॉस सिर्फ एक रेजिस्टेंस है R/6। तो R/3 और R/3 पैरेलल में कितना बना देंगे, R/6, और एक और R/6 है ही। अब ये और कितना बना देंगे भाई, R/12, तो कितना आ गया R/12। इन्होंने फॉर्म क्या पूछा था, R/n की वैल्यू, तो n कितना आ गया 12। 12।
ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का कर लेते हैं 2025 का, थोड़ी रिवीजन सी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर लूप है भाई जिसकी लेंथ जो है 2 मीटर की है, इतना करंट फ्लो कर रहा है और वो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल रखी हुई है, ठीक है। तुम्हारी लूप जो है एक्स वाई एक्सिस में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एक्स वाई प्लेन एंड एक्सप्रेस्ड एज दिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो पास कर रही है एक्स वाई प्लेन में। अब मैग्नेटिक फील्ड की ये दी हुई है, यानी के कैप में मैग्नेटिक फील्ड है। बी नॉट की वैल्यू 5 टेस्ला है। कह रहा है नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप। तुम्हारी लूप जो है कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये बताओ, कितना करेगी, कैसे कर सकते हो इसको, देखो यहाँ पे आ जाओ। ये एक्स वेक्टर आई एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा वाला, मैम। एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई बी वेक्टर इंटू एल वेक्टर। आई वेक्टर तो होता ही नहीं, आई तो स्केलर है। नो मैम, आई तो बाहर है, मैं एल वो कह रहा था एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। आई एल भी साइन थीटा वाला कह रहे हो ना। यस मैम। हाँ वही लगेगा ना, फोर्स का तो वही फॉर्मूला है हमारे पास है ना, आई एल बी साइन थीटा, तो वही लगाएंगे। देखो कितने, एक हमारे पास लेंथ दे रखी है 2 मीटर की, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यानी यहाँ एक्स वाई प्लेन में मेरे पास बेटा एक क्या रखी हुई है, एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी, मान लो अगर ये ओरिजिन है तो इसकी ये लेंथ 2 मीटर हो गई, तो ये स्क्वायर है तो सबकी लेंथ 2 मीटर होंगी। तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है बी नॉट इंटू 1 + 4x, ठीक है, 1 + 4x। के कैप में बी नॉट की वैल्यू दे दी तुम्हें 5। तो इसका मतलब क्या है, के कैप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, वेरिएबल है, मतलब डिपेंड कर रही है एक्स पे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स पे वेरी कर रही है, ठीक है। तो देखो मैं नामकरण कर देती हूँ एक बार तो इस वायर का, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब इस पूरी वायर पे तुम्हें करंट फ्लो कर रहा है, इन्होंने करंट भी बताया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जो बेटा डीसी वाली ब्रांच है और जो एबी वाली ब्रांच है, ये तो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगी। मैग्नेटिक फील्ड के कैप में, ये मैंने तुम्हें सिखाया हुआ था लूप वाला। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डीसी पे फोर्स कहाँ लग रही है, करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो, फील्ड बाहर, तो मैग्नेटिक फोर्स डीसी पे ऊपर की तरफ आया। एबी पे देखो, एबी पे कहाँ आएगा, ये डीसी यहाँ पे, सॉरी डीसी पे नीचे आएगा ना, डीसी पे मैग्नेटिक, राइट हैंड पाम रूल का यूज करो, उंगलियों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब, तुम अब तुम्हारी पाम होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आउटवर्ड, तो तुम्हारा थंब डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा थंब जाएगा ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट तो है, अब मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फोर्स जो आए हैं ये अपोजिट आए हैं। अब जो ये ऊपर वाली वायर्स होती है ना, इनमें देखो हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट आ रहा है, यानी इन दोनों रीजन्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो सेम आएगी। अगर वेरिएबल भी है तो ये एक्स तो इन दोनों की सेम ही है, और फोर्स अपोजिट है, तो कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों वाली फोर्स है ना, इन पर मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या कैसी भी हो। मैंने तुम्हें क्लास में कराया हुआ है ये क्वेश्चन, ये याद होने चाहिए कि ये अपने आप को कैंसिल कर देंगी, बचा डीसी बीए, ठीक है। तो अब देखो अब कौन कौन सी वायर बच गई भाई, एडी और सीबी वायर बच गई। एडी पे फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो यहाँ पे राइट साइड। और इस पे ऐसे है ना, फोर्स ऐसे ऐसे ही लगेगा फोर्स, तो यानी यहाँ पर अब हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे,
फोर्स ऑन एडी वायर कैसे लिखोगे, आई एल बी साइन थीटा। देखो अब तुम्हारी वायर तो भाई एक्स वाई प्लेन में है और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड के में है, तो एंगल तो ये साइन थीटा 90 ही बनेगा। तो आई कितना दे रखा है तुम्हें, करंट, तो लेंथ भी, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ए पॉइंट को ओरिजिन पे मान लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बी इक्वल टू बी नॉट 1 + 4x। तो x ओरिजिन पे है तो ये 4x तो चला गया, तो b की वैल्यू कितनी आई ए पॉइंट पे, बी नॉट यानी 5। तो यहाँ पे लिखो 5, कितना आया ये, दूनी 10, 10 दूनी 20, है ना, 20 आ गई। तो इतना फोर्स लग रहा होगा। अच्छा अब कौन सी वायर है, सीबी वायर, तो सीबी पे लिखोगे आई एल बी साइन थीटा, उसका भी 90 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है तो 90 डिग्री बनेगा। करंट वही रहेगा, 2, लेंथ 2 रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड देखो बी पॉइंट कितनी आगे चला गया भाई, 2 मीटर की दूरी पे, यानी 2 लेंथ आगे चला गया। तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी नॉट की वैल्यू 5, 1 + 4, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो कितना आया, 5 × 1 + 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आया 45। तो 4 × 45, फोर्स कितना आया ये, 5 चौके 20, 4 दूनी 16, 17, 180, है ना। तो यानी दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 180 में से 20 घटा दो, कितना आया 160 न्यूटन। ठीक है, बताओ यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है कुछ, ILB ही लगाना था, है ना। तो याद रखना, हाँ मैम लास्ट वाला स्टेप बनाना एक बार। लास्ट में देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, दोनों वायर की, एडी वायर की और सीबी वायर की। अब मैग्नेटिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट में वेरिएबल है, बी नॉट × 1 + 4x। अब तुम ए को ओरिजिन पे मानोगे तो बी पॉइंट 2 मीटर आगे आने वाला है ना। देखो ए को कहीं भी मानो, ए को आप किसी भी पॉइंट पे लेट कर लो, बी कितना आगे आएगा, 2 मीटर आगे, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी की बढ़ जाएगी। तो इजी क्या है, ए को ओरिजिन पे मान लो, तो ए को ओरिजिन पे माना तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो बी नॉट आ गई, है ना। अब बी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे यानी बीसी वायर के लिए, तो वहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना रखोगे, तो क्योंकि तुम्हारी लेंथ जो दे रखी है वायर की, वो लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर्स। तो ए से बी की दूरी 2 मीटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आया 2 मीटर की दूरी पे, तो वो उस वैल्यू में रखोगे, 8 हो गया। तो वहां से वो कितना आया 45। तब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, तो 160 सॉरी 160 न्यूटन। बोलो सही है, यस मैम। चलो थर्ड करो, हम कौन सा, थर्ड थर्ड। करो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकालना है। तो एक मैग्नेटिक की स्ट्रिप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें क्लास में भी करवाया है। मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का क्या फॉर्मूला होता है, बार मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, है ना। कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट, एम जो होती है पोल स्ट्रेंथ होती है, एल जो होती है लेंथ होती है तुम्हारी मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट की लंबाई कितनी है। अब उस मैग्नेट को या उस स्ट्रिप को आप सर्कुलर शेप में बना देते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। बताओ,
क्या हो जाएगा? 2m/pi। यहाँ सॉल्व कर लो जगह। अच्छा, ये मैंने पूरे 2023-24 वाला पेपर खोल रखा है। देखो भाई, आपने अगर इसको सर्कल में बना दिया, जिस सर्कल की मैं रेडियस सपोज कर लेती हूँ r है, इसकी लेंथ, इसका 2πr किसके बराबर होगा? l के बराबर, एल के। या फिर छोड़ो, सुनो अभी। तुमने इस स्टेप को सर्कुलर में लिख दिया, ठीक है। अब तुम इस सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, जो लिखोगे आप पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सॉरी ये सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, ये आर और ये इसकी रेडियस आर मैंने मान ली। अगर अब तुम्हें लिखना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा सर्कुलर सेमी सर्कल का, तो तुम लिखोगे मैम m डैश इक्वल्स टू इसका पोल स्ट्रेंथ। अब देखो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आपने अगर किसी भी मैग्नेट को शेप चेंज करी है तो उसका पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, है तो सेम ही मैग्नेट का पार्ट। अब हमें लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी है भाई? 2r, ये तो लिखोगे। ये r प्लस r कितनी हो गई हमारे पास? ये फॉर्मूला तो ये होता है, तो लेंथ यहाँ पे 2r हो गई। बट अब ये नहीं पता कि ये r कितनी है, तो यहाँ से तुम लिखोगे ये जो लेंथ तुमने बनाई है, विच इज जो तुम्हारी वायर की लेंथ l थी, उसको तुमने सेमी सर्कल में बना दिया। सेमी सर्कल कितना हो गया? पाई r, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी होगी? l अपॉन पाई। एल अपॉन पाई। तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई 2 r की जगह लिखोगी l अपॉन पाई। तो ml क्या है? पहले वाले से देखो, मैग्नेटिक मोमेंट m, तो m डैश कितना आया? m डैश इक्वल्स टू ml की वैल्यू 2m अपॉन पाई। तुम्हारा नया मैग्नेटिक मोमेंट आया 2m अपॉन पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू उन्होंने दे दी है 22/7। मैग्नेटिक मोमेंट 44 दे रखा है, 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो ये 28 आ गया, ठीक है। तो क्या करने का, बस तुम्हें लेंथ लिखनी है। तो लेंथ इसकी भाई सेमी सर्कल की 2r हो गई, बट r नहीं पता ना कि r कितना है, कि वो जो तुमने सर्कल बनाया है वो कितनी रेडियस का बनाया है, वो तो नहीं पता। बट तो कहाँ से निकालोगे? यहाँ से कि लेंथ जो होगी इस सेमी सर्कल की, वो किसके बराबर होगी भाई? इसकी लेंथ की, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप की लेंथ है, उसके से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन करो। फिफ्थ का आंसर आना चाहिए, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस पे है ये। अच्छा, मुझे बताओ फिफ्थ क्वेश्चन से क्या याद आ रहा है? कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? गॉस लॉ। ओम्स लॉ। मैम 1:1 आ रहा है इसका। ठीक है, चेक करेंगे। आपको और किसी का क्या आ रहा है? कॉन्सेप्ट बताओ कौन सा लगाया है पहले आपने? एम्पियर्स लॉ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πa²। हाँ, देखो ये एक वायर है, तो वायर यानी इस तरीके की मैं कोई वायर बना देती हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो इस वायर की रेडियस तुम्हें दे रखी है कितनी? a, सही है। अगर वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक तो कितनी दूरी पर? 2a की दूरी पर। मान लो इस P पॉइंट पे जो दूरी 2a है, या फिर इस बीच पॉइंट पे जिसे मैं P डैश बोल देती हूँ, जो कितनी दूरी पर है? सिर्फ
a/2 दूरी पर, तो यहाँ पर उसकी दूरी लिख लो a/2। तो देखो अब जब 2a वाला पॉइंट है बेटा, उसने तो ये पूरा अंदर कवर कर लिया ना 2a वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड 2a वाले में कितना बनेगा p पॉइंट पर, μ0I अपॉन 2πr। भाई सारा का सारा करंट इनक्लोज कर लिया ना। अगर मैं गॉसियन वो बनाऊं एम्पियर सरफेस, एम्पियर लूप बनाऊं, एम्पियर लूप में सारा करंट आ गया, तो μ0 करंट, टोटल करंट I, 2πr कितना बनेगा भाई इस सर्कल का 2a, तो यहाँ पर लिखोगे आप 2a, तो ये आया तुम्हारा μ0I अपॉन 4πa। अब p डैश, यानी p डैश वो वाला पॉइंट है जो कहाँ आ रहा है तुम्हारे सर्कल के बीच में, है ना भाई। देखो ऐसे ही तो बनाया है तुमने। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर है p डैश, तो यहाँ पर तुम एम्पियर लूप ऐसे बनाओगे, क्या इस लूप में सारा करंट आया? सारा करंट तो पूरे में ऐसे जा रहा है ना, बताओ इसमें सारा करंट तो नहीं आया, तो सारा करंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद है भी उसका, जब अंदर आता था पॉइंट तो क्या लिखते थे, p डैश का लिखोगे μ0 I डैश अपॉन 2πr। तो यहाँ पर r तो पता है a/2 है, I डैश कैसे निकालोगे कि भाई टोटल I करंट फ्लो कर रहा है पूरे एरिया में, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई, इसकी रेडियस a स्क्वायर, है ना। तो भाई 1 यूनिट एरिया में कितना करंट आया, I अपॉन पाई a स्क्वायर। मुझे कितने एरिया का चाहिए, इस लूप का एरिया कितना होगा पाई a/2, यानी a का स्क्वायर अपॉन 2 to 4, पाई से पाई गया, a से a स्क्वायर गया, तो करंट कितना आया यहाँ पे μ0 I/4, 2π, a की वैल्यू a/2, तो 2 से 2 चला गया, ये कितना आया μ0 I अपॉन 4πa। सही है, तो यानी रेशो कितना आया 1:1, सही आया 1:1, है ना। यस तो ये एम्पियर लूप वाला क्वेश्चन था, जिसमें तुम्हारा वो वाला कॉन्सेप्ट बनेगा जब तुम्हारे सिलेंडर में जो करंट है यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा। तो अगर मान लो सिर्फ सरफेस पे होता तो अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता, 0। भाई अगर करंट सिर्फ सरफेस पे है और अंदर वाले में फिर 0 आ जाएगा, लेकिन अगर पूरे सरफेस में जा रहा है तो अंदर वाले का फॉर्मूला लिखवाया था μ0 I अपॉन समथिंग, तो वो ही एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, याद होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9th बताओ, और 10th बताओ, और 12th बताओ। फर्स्ट वाला करो, सेकंड 10th तो इजी कर लोगे, 10th वाला तो बताओ, 10th वाला तो देखते ही बता दोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वो वाला फोर्स पूछ रहा है। कितना होगा भाई एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू 10th क्वेश्चन QE V into B। मैम ए हाँ, ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 बस, V क्रॉस B होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो किसका है, सेम एज इट इज जो डाइपोल वाला क्वेश्चन है उसी का ही तो है ये पार्ट। मैग्नेटिक मोमेंट में वर्क डन पूछा है, तो यहाँ पे वर्क डन कल ही पढ़ाया था ना, जैसे जैसे PE को MB लिखते हैं वही वाला तो है। भाई टॉर्क कितना होता है जब तुम, मतलब ये वो वाला केस है जब मैग्नेटिक सॉरी
इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, और वो डाइपोल क्या होता है, अपनी कॉइल होती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ बनता है mb sin थीटा, वहां जैसे बनता था pe sin थीटा। तो p होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, m होता है मैग्नेटिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, माइनस mb cos थीटा, ठीक है। p डाइपोल था, यहाँ पर m डाइपोल है, ठीक है। b यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ p मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा भाई, u फाइनल माइनस u इनिशियल। यहाँ पे वैल्यू रखोगे एज इट इज, तो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आएगा माइनस pe cos थीटा 2 प्लस, सॉरी ये mb आएगा, pe बार बार लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा है तो mb वाला यूज करेंगे, माइनस mb cos थीटा 2 प्लस mb cos थीटा 1, यही तो बनेगा। देखो mb की वैल्यू रख दी यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में। तो अब देखो कितना कह रहा है, कितना घुमा रहा है, such a way that the plane of the coil is perpendicular to magnetic field। देखो ये कॉइल कैसे रखी गई है, इन सच ए वे दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल, अच्छा प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी देखो ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का और मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। कहाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। अब देखो अगर ये कॉइल है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखी गई है, समझो ये कॉइल एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। अब ये क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, कि कॉइल को ऐसे रखा गया है कि कॉइल का प्लेन जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी एक्स वाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जेड में होगी ना। और इस कॉइल का एरिया वेक्टर बाहर आउटवर्ड होगा, कहाँ, जेड में। तो यानी इनिशियली इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, cos 0। तो cos 0 1 हो जाता है, तो ये मतलब थीटा 1 mb हो गया, ठीक है, माइनस mb। थीटा 2 कह रहा है, थीटा 2 के लिए देखो क्या कह रहा है, वर्क डन बताओ जब आपने कॉइल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो भाई 90 डिग्री रोटेट किया है, पहले एंगल 0 था, तो मतलब एरिया वेक्टर भी 0 से एरिया वेक्टर भी 90 से घूम गया होगा। तो यानी अब एंगल कितना बनाएगा, cos 90, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कितना वर्क डन हुआ, सिर्फ प्लस mb। तो m कितना दे, तो वर्क डन का फॉर्मूला आया m इंटू बी। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है भाई, नहीं दे रखा क्या, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, बी का बी की वैल्यू बी, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। याद रखना अगर एक कॉइल है, अगर कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था IA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n मल्टीप्लाई हो जाते, तो नंबर ऑफ टर्न 100, करंट कितना दे रखा है 1 मिली एम्पियर, और एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है भाई 0.2। देख लो कितना आंसर आ रहा है, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये 3 से 1 ये मर गया, 2 इंटू 10⁻⁴ 100 आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। तो माइक्रो जूल में करना है, तो 0.02 हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 100 आ रहा है Yes, ma'am. हमारे 100 कैसे आ रहा है, मेरा तो 0.3। कैलकुलेशन में एरर करी क्या, नंबर ऑफ टर्न 100 है, करंट मिली में है, तो 10⁻⁻3, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻3, और ये कितना दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.20। 100 कैसे आया भाई, माइक्रो तो उससे मल्टीप्लाई करा 5 को, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 को। 5 तो कर दिया ना मैंने,
5 2 जा, एक सेकेंड, हाँ मैंने यहाँ कैलकुलेशन में एरर कर दी ना। फाइव इंटू 0.2, तो 5 इंटू 0.2 तो 1 ही बच गया ना, ये तो 1 ही हो गया। तो 10 टू द पावर -3, ये -6 हो गया, 10 टू द पावर -6 इंटू 100, तो ये तो 10 टू द पावर -4 ही तो आया बस। माइक्रो जूल। तो जो में निकालेंगे ना वही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना बस, कैलकुलेशन पार्ट है 100 आ रहा है, ठीक है, आ जाओ, फॉर्मूला वगैरह सिखाई दिया है। तो याद रखना ये टॉर्क, मैग्नेटिक मूवमेंट याद रखना, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, आई है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो एन भी मल्टीप्लाई हो जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, एरिया वेक्टर में भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर होता है मतलब द प्लेन। ये निकालो क्वेश्चन नंबर 15। वायर्स की वजह से कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब वायर्स पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ILB। ठीक है, तो दो वायर्स हैं ओ पॉइंट में, हाँ दो वायर्स हैं, आपको ए पॉइंट पे निकालना है और सी पॉइंट पे निकालना है फोर्स। ठीक है, पहले ए पॉइंट पे निकालो कितना फोर्स लगेगा और फिर सी पे निकालो, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। पहले देखो ए पॉइंट पे निकालते हैं, पहले ए पॉइंट पे वायर के नामकरण कर देते हैं, पहली वायर और ये दूसरी वायर। ठीक है, ये बेटा पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, चारों डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ तो बाहर की तरफ आ रहा है आउटवर्ड, तो यानी फर्स्ट की वजह से आया आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड मैम। सेकंड की वजह से भी कहाँ आया, आउटवर्ड। ठीक है, सेकंड की वजह से भी आउटवर्ड आया, करेक्ट। ओके, तो ए पॉइंट पर फोर्स लिखो ड्यू टू फर्स्ट वायर, कितना लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई ए। ठीक है, तो म्यू नॉट, करंट कितना है भाई, एक वायर कितना, ओहो एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपस में थोड़ी ना पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सी। I1 कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है ना, फोर्स का थोड़ी। स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, तो फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुई म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये दूरी कितनी दे रखी है भाई r। ठीक है, तो 2 पाई r। सेकंड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया एट ए पे, म्यू नॉट, करंट कितना है 2I अपॉन 2 पाई, दूरी कितनी है देखो 2r, तो ये हो गई और r ये हो गई, यानी 3r है ना, तो ये आया 2 म्यू नॉट I अपॉन 6 पाई r। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यानी ऐड हो जाएंगी, देखो दोनों आउटवर्ड आ रही है ना, तो एट ए पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी दोनों, कितनी, म्यू नॉट I, इसको यहाँ पे कितने से कट जाएगा, ये इनको ऐड कर लेना, म्यू नॉट I 2 पाई r
प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई आर, ये ऐड हो जाएंगी, ये बनेगी ए पर। बोलो सही है। ऐसे ही सी पे निकाल लोगे। सी पे देखो फर्स्ट वाली वायर की वजह से भी इनवर्ड आएगी और सेकंड वाले की वजह से भी इनवर्ड आएगी, है ना। तो यानी यहाँ पर ये Yes, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो एट बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी ये सी पॉइंट है, तो एट सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर की वजह से म्यू नॉट करंट आई, दूरी कितनी हो गई 3 हो गई 3, तो यानी 2 पाई दूरी हो गई अपना 3 आर। सेकंड वायर की वजह से कितना बनेगा म्यू नॉट 2 आई अपॉन दूरी कितनी हो गई ये ओनली आर, 2 पाई आर, है ना। yes ma'am, फिर 2 कट गए, तो ये आया 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यानी इन दोनों को ऐड कर लेना यहाँ पे हो जाएगा, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल लेना। yes ma'am, तो वैसे ये इजी लेवल की क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो ना इनसे। तुमने सीखा हुआ है कि लॉन्ग वायर की वजह से एक किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यही होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बस दोनों की वजह से निकलेगा। तो डायरेक्शन तुमने निकाल ही ली, अगर अपोजिट होती है तो माइनस हो जाती है, सेम होती है तो ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही ए पे निकाल लो, सी पे निकाल लो और फिर डिवाइड कर दो। बोलो कर लोगे। yes ma'am, देखो फिर से ये लूप का क्वेश्चन आ गया, नेट फोर्स। फिर से ये लूप का क्वेश्चन आ गया नेट फोर्स, तो ऊपर वाली वायर और नीचे वाली वायर तो कैंसिल कर देंगे, इन दोनों पे ही लगेगा बस। तो यानी इन दोनों वायर पे फोर्स निकालना है, कितना आई एल बी साइन थीटा। बताओ कर लोगे, इजी है। yes ma'am, 21 करो। 21 करो। करो।
बताओ क्या हुआ? क्या हुआ 21 में? एक रिजिड वायर है भाई, सेमी सर्कुलर पोर्शन है जिसका रेडियस आर है और दो स्ट्रेट पोर्शन है, इज पार्शियली इमर्ज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में है, यानी जे डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जे में के होगा। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इफ इट इज करंट हैज आई इज, कितना होगा भाई करंट, फोर्स कितना लगता है वायर पे, एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। भाई फोर्स का तो फॉर्मूला यही होगा। अब करंट और इनमें 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा है, तो एफ इक्वल्स टू आई एल बी हो जाएगा, ये तो पता ही है। ठीक है, अब बात आ गई कि ये हमसे पूछना चाह रहा है कि लेंथ कितनी है, ठीक है, एल। तो कितनी इफेक्टिव लेंथ बनेगी भाई इसकी, देखो ये तो इनफाइनाइट वायर्स है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है ऑफ रेडियस आर, तो इसका एल इफेक्टिव कितना बनेगा सेमी सर्कुलर पोर्शन का, जिसका रेडियस आर है, 2r बनेगा ना एल इफेक्टिव। मैंने क्या बोला था, ये एफ नेट कितना होता है, आई एल इफेक्टिव इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2r इंटू बी, तो आई 2r बी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने माइनस का साइन भी दे रखा है, कहीं कहीं पे प्लस का भी दे रखा है, प्लस माइनस क्यों दे रखा है इन्होंने, अच्छा हम आई क्रॉस बी एल क्रॉस बी करेंगे ना, तो लेंथ शुड बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट की डायरेक्शन है बाई, तो ये तुम्हारा एल बनेगा जे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इन के, तो आई जे के, तो जे के तुम्हारा आई, इन्होंने दिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जे में दे रखी है, और यहां देखो तो ये अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो भाई जेड तो तुम्हारा ये डॉट से दिखा रखा है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जी दिख रखी है, करंट ऊपर की तरफ है, कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये जे में बोल रहा है तो करंट किसमें होगा फिर, जेड में, करंट जेड में है, ऐसे करके देख लो, ये आई एल बी है ना, तो हम क्या करते हैं भाई एल क्रॉस बी, तो लेंथ किस में हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट को फिर किस में ले लो, के कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड किस में दे रखी है, जे में, तो आई जे के, ठीक है, तो जे इंटू के करते तो आई आता, भाई फिर ये जे में कैसे, ये तो गलत कर रखा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जे में है तो मैग्नेटिक फोर्स जे में थोड़ी लगेगा, तो यहाँ पर बेटा ये कहीं ना कुछ एरर कर रखा है इन्होंने, यहाँ कुछ ग्लिच है, ठीक है, वो एक बार देख लेना, बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ये एल इफेक्टिव आएगा, ठीक है। और डायरेक्शंस के लिए तो तुम्हें राइट हैंड थंब रूल लगाना, राइट हैंड पाम रूल लगाना आता ही है ना, पाम रूल फोर्स के लिए लगाते हैं, बस वही बात। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही इनफ है, आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बाकी ऑल द बेस्ट कल के लिए, थोड़ा सा ईएमआई पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, ईएमआई से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके देन बाय बच्चों। बाय मैम। स्ट्रेंथ कितनी है एक बार क्लास की बताना, बाय मैम। बाय बाय। स्ट्रेंथ कितनी है बेटा एक बार बता के जाना, कितनी की आज, 38 थे हमको, हाँ 38 आए थे, 22 रह गए। बताओ कैसे चलेगा, चलो ठीक है फिर, बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम।
रेड वेलवेट। यार रेड वेलवेट कौन खा रहा है आज की डेट में? कुछ और है? यार मम्मी कुछ और दे दे। ये तो कैसे छोड़ी? ये तो वो खाऊं पाइनएप्पल। है तो टेस्टी यार। यार बहुत मीट बहुत है, लेकिन मैं सांस बन जाऊंगी।